तो हम स्टार्ट करेंगे डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स उसका मतलब क्या था, दे इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ओके, डायूरेटिक्स दे इंक्रीज यूरिन आउटपुट देयर बाय डिक्रीजिंग द प्लाज्मा वॉल्यूम। सो दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इडिमा एंड हाइपरटेंशन। अब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ डायूरेटिक्स होते हैं। तो पहला है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर ये एक्ट करता है इन द प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, अब ये हमारा प्रोक्सिमल पीसीडी सेल है, ये ल्यूमन है और ये ब्लड वेसल। अब यहाँ यूरिन में फिल्टर होके H+ बाइकार्बोनेट आयन आएगा, कंबाइन होकर H2CO3 बनेगा, वो फिर स्प्लिट होगा इनटू H2O and CO2। इट इज़ डन बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बोनिक एनहाइड्रेस 4। फिर ये H2 और CO2 डिफ्यूज करेंगे इनटू द सेल, फिर वापस कंबाइन होंगे टू फॉर्म H+ बाइकार्बोनेट आयन। ये होगा बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2। के बाहर वाला कार्बोनिक एनहाइड्रेस 4, अंदर वाला कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2। H+ बाइकार्बोनेट आयन अंदर आ गए। अब ये बाइकार्बोनेट जो है इट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द सर्कुलेशन। बाइकार्बोनेट इट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द सर्कुलेशन। और ये जो H+ आयन है इट इज़ सेंट बैक टू द फिल्ट्रेट इन एक्सचेंज ऑफ 1 सोडियम आयन। कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर होता है जो क्या करता है, ये H+ आयन को बाहर भेजता है और एक सोडियम आयन को अंदर ले लेता है, और ये सोडियम आयन फिर रीअब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे सोडियम एब्जॉर्प्शन होगा और साथ में वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम के साथ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर वो क्या करेगा, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। मोस्टली ये वाला एंजाइम को ब्लॉक करता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस 4 वो ब्लॉक हो जाएगा, तो यूरिन में H+ बाइकार्बोनेट आयन को पास हो जाएंगे। मोस्टली बाइकार्बोनेट आयन ही पास होता है, H+ आयन वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है आगे जाके, लेकिन मेनली बाइकार्बोनेट आयन वो पास होगा इन द यूरिन। इफ द लुमिनल कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज इनिबिटेड देन इंक्रीज बाइकार्बोनेट इन यूरिन। क्लियर। अगर ये 4 इनिबिट हुआ तो बाइकार्बोनेट इन यूरिन इंक्रीज होगा। अगर ये अंदर वाला इंक्रीज होगा, अंदर वाला साइटोप्लाज्मिक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिट होगा देन नो रीअब्जॉर्प्शन, कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसकी वजह से इंक्रीज सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। ये बाहर वाला इनिबिट हुआ देन इंक्रीज बाइकार्बोनेट, अंदर वाला इनिबिट हुआ देन इंक्रीज सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन। क्लियर। अभी जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर है दे आर वीक डायूरेटिक्स, कि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है इन लूप ऑफ हेनली। सो यहाँ पे थोड़ा सा ही एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर दे आर वीक डायूरेटिक्स। अब जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर है दे कॉज लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन रदर देन H+। तो बाइकार्बोनेट आयन लॉस होगा इन द यूरिन, तो उसकी वजह से बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। सो CAI क्या करवाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। बाइकार्बोनेट आयन को लॉस करवाएगा। लूप डायूरेटिक्स एंड थायाजाइड उसका उल्टा होता है, दे कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, कि दे कॉज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। क्लियर। कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर एंड लूप डायूरेटिक्स एंड थायाजाइड वो अलग अलग होता है। ये CAI एसिडोसिस करवाता है, सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। फिर डायूरेटिक्स कॉजिंग हाइपोकलीमिया। सो एक तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर, लूप डायूरेटिक्स एंड थायाजाइड। अब एनी डायूरेटिक लीडिंग टू लॉस ऑफ सोडियम दे कॉज लॉस ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। सो मैक्सिमम पोटेशियम लॉस जो होता है वो होता है ड्यू टू कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर। तो ये याद रखना है, मैक्सिमम पोटेशियम लॉस इट इज़ ड्यू टू कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर। फिर एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया भी होता है, इट इज़ इनिबिटेड बाय CAI, सो इट कैन लीड टू हाइपर अमोनीमिया। अमोनिया बॉडी में ज़्यादा रहेगा। इसके बाद यूजेस देखते हैं। सो पहला यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, अल्कोलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, देन स्लीप एपनिया के ट्रीटमेंट के लिए। अभी जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इन आई एंड ब्रेन्स। तो ब्रेन्स में ये कोरोइड प्लेक्सिस में होता है जहाँ पे CSF प्रोडक्शन करवाता है, और आई में ये सिलियरी बॉडी में होता है जहाँ पे वो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करवाता है। तो अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर देंगे तो आई में क्या करेगा, वो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करेगा और CSF प्रोडक्शन उसको भी कम करेगा। तो ये चीज़ याद रखें। तो स्लीप एपनिया के ट्रीटमेंट के लिए क्यों देते हैं, तो पहला तो CAI बाइकार्बोनेट लॉस करवाता है, एसिडोसिस होगा, pH कम होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा, इंक्रीज इन CO2 इन द CNS, कि हाइपर वेंटिलेशन होगा इसकी मदद से, इसलिए इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। फिर इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट इन द यूरिन कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम लीडिंग टू कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन, कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन होता है, ये भी याद रखना है। फिर पैराडॉक्सिकल यूज ऑफ CAI इट इज टू प्रिवेंट सिस्टीन स्टोन, बस। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर दे इंक्रीज CO2 इन द CNS, ये हमने देखा, इट कॉज रिलीज ऑफ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक GABA एंड ग्लाइसिन। फिर कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, कैटामेनियल एपिलेप्सी। CAI दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड एज हाइपर अमोनीमिया कॉस्ड बाय द ड्रग। क्लियर। तो हिपैटिक एनकेफेलोपैथी हो सकती है। फिर हाइपोकलीमिया होता है, ये भी हमने देखा। उसके बाद CAI दे डिक्रीज एक्वस एंड CSF प्रोडक्शन, सो दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। एसिटाजोलामाइड जो है इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। ब्रिंजोलेमाइड, डोर्सोलेमाइड यूज्ड एज आई ड्रॉप्स फॉर ओपन एंगल ग्लोकोमा।
ग्लोकोमा हो गया, फिर एक्यूट माउंटेन सिकनेस, इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन प्रिवेंट CSF लीक, रेस्ड CSF प्रेशर हेडेक, इन सब में कार्बनिक एनाटास इनहिबिटर यूज़ हो सकते हैं। फिर ये दे कैन ऑल्सो कॉज हाइपर सेंसिटिविटी इन द फॉर्म ऑफ रैश, बोन मैरो सप्रेशन, ये उसके साइड इफेक्ट। तो ये थे कार्बनिक एनाटास इनहिबिटर। एक्ट कहाँ पे करता है? प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में। उसके यूजेस बता दिए, ये इंपॉर्टेंट यूज याद रखना, ग्लोकोमा, CSF प्रेशर डिक्रीज करता है, वो सब। उसकी एक्शन क्या थी, किसको इनहिबिट करता है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स होता है, वो सब देख लिया। उसके बाद लूप डायूरेटिक्स दे एक्ट ऑन थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी। अब ये जो लूप ऑफ हेनरी होता है, इट इज़ नॉट परमिएबल टू वाटर, तो ये याद रखना है। तो वाटर वैसे भी ऑब्जर्व नहीं हो पाता। अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड आयंस। तो लूप डायूरेटिक्स क्या करेगा, ये पंप को ब्लॉक कर देगा, तो इसकी वजह से सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन वो सबका एक्सक्रीशन होगा। सो लूप डायूरेटिक्स दे ब्लॉक सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप, लॉस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, ड्रैगिंग वाटर अलॉन्ग विद इट। इसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर होता है अलॉन्ग विद सोडियम एंड क्लोराइड। ओके, मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर कहाँ पे होता है? ड्यू टू लूप डायूरेटिक्स। अब यहाँ पे बहुत सारे आयंस लॉस हो रहा है, तो कंपनसेट करने के लिए रीनल ट्यूब्यूल क्या करता है, यूरिक एसिड को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। ये हाइपर यूरिसीमिया तो गाउट हो सकता है ड्यू टू लूप डायूरेटिक्स। यूरिक एसिड रीअब्जॉर्प्शन होगा लीडिंग टू गाउट या वर्सनिंग ऑफ गाउट। अब सोडियम क्लोराइड वाटर पोटेशियम, उसके साथ साथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का भी एक्सक्रीशन होता है, तो इट कैन लीड टू हाइपोमैग्नीसीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। उसके बाद देयर इज अ स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉजिंग रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस, तो इसकी वजह से लाइपोलिसिस होगा लीडिंग टू डिस्लिपिडीमिया, लॉस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वो बता दिया। तो ये सारी इफेक्ट्स होती है ऑफ लूप डायूरेटिक्स। मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर एंड सोडियम, इट इज ड्यू टू लूप डायूरेटिक्स, सो इट इज इफेक्टिव इन रीनल फेलियर ऑल्सो। या रीनल फेलियर में हम ओनली लूप डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट इज इफेक्टिव at a GFR rate of less than 40. Loop diuretics, they are drug of choice for treatment of pulmonary edema, then cerebral edema. Drug of choice is mannitol. Cerebral edema भी यूज हो सकता है, nephrotic syndrome, chronic kidney disease, cirrhosis, and also in treatment of hypertensive emergency. अब loop diuretics, they cause increasing prostaglandin release causing indirect vasodilation. So pulmonary edema में यूज हो सकता है, it decreases preload, indirect vasodilation करवाता है ये loop diuretics. फिर हाइपर यूरेसीमिया होगा, वर्सनिंग ऑफ गाउट, डिस्लिपिडीमिया, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। ये क्या रहा था, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज कर रहा था, तो कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। एंड हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है, हाइपोकलीमिया हो सकता है, और ये इंसुलिन रिलीज उसको भी कम करता है लीडिंग टू डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये उसके सारे इफेक्ट्स हो गए। और क्या, लूप डायरेटिक्स कैन कॉज रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी एंड प्रोटॉन लॉस होता है, H+ आयन भी लॉस होगा लीडिंग टू मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो ये सारे उसके इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। रिवर्सिबल टॉक्सिसिटी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लूप डायरेटिक्स एग्जांपल्स ऑफ फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, टॉर्सेमाइड, एंड मोस्ट ऑटोटॉक्सिक इज एथाक्रिनिक एसिड। तो ये लूप डायरेटिक्स के बाद ये ब्लॉक किसको करता है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी, और मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर एंड सोडियम होता है थ्रू दिस लूप डायरेटिक्स। उसके बाद देखते हैं थायाजाइड दे एक्ट एट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहाँ पे प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, मतलब ये सोडियम एंड क्लोराइड दोनों को साथ में एब्जॉर्ब करता है। तो थायाजाइड डायूरेटिक्स क्या करेंगे, ये सोडियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देंगे, तो सोडियम लॉस होगा, क्लोराइड लॉस भी होगा, और साथ में वाटर लॉस भी होगा। अब देयर इज लॉस ऑफ सोडियम, क्लोराइड एंड वाटर, सो इट लीड्स टू कॉम्पेंसेटरी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड, तो हाइपर यूरिसीमिया होगा, और थोड़ा सा वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी होगा। इन मेन इज कॉम्पेंसेटरी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड लीडिंग टू हाइपर यूरिसीमिया, तो गाउट डेवलप हो सकता है या फिर वर्सनिंग ऑफ गाउट हो सकता है। अब ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है यहाँ पे, अब यहाँ पे सोडियम लॉस हो रहा है, क्लोराइड आयन वो भी लॉस हो रहा है। अब ये सेल क्या करेगा, सोडियम लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है, तो क्या करेगा, ब्लड में से सोडियम यहाँ पे एंटर होगा और यहाँ से कैल्शियम एक बाहर जाएगा, तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा लीडिंग टू हाइपर कैल्सीमिया। अनलाइक लूप डायरेटिक्स में क्या हो रहा था, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा था, मैग्नीशियम कैल्शियम सब लॉस हो रहा था, इसमें हाइपर कैल्सीमिया होगा। थायाजाइड डायूरेटिक्स, क्लियर। तो थायाजाइड डायूरेटिक्स में देयर इज हाइपर कैल्सीमिया, इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसके अलावा देयर इज इंक्रीज लॉस ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, वो सब तो सेम ही है, लेकिन याद रखना सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है जो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है लीडिंग टू हाइपर कैल्सीमिया, और ये हाइपर यूरिसीमिया याद रखना। अब थायाजाइड दे कॉज मॉडरेट लॉस ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर, दे आर नॉट इफेक्टिव इफ द GFR रेट इज लेस देन 40 except metolazone. Thiazides used in cases of edema such as chronic kidney disease, nephrotic syndrome, cirrhotic edema, and they are preferred in hypertensive patient of CKD. अब thiazides जो है they cause direct vasodilation करेंगे, so then are preferred for hypertension, can be used as
hypertension is one of the first line drugs. हाइपरटेंशन में thiazides are preferred. They cause direct vasodilation. जो लूप डायरेटिक्स थे वो इनडायरेक्ट वेजोडाइलेशन कर रहे थे बाय प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज, लेकिन ये डायरेक्ट वेजोडाइलेशन कर। फिर उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट में भी यूज हो सकता है कि इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंसिव पेशेंट विद ऑस्टियोपोरोसिस। कि थायराइड हाइपरकैल्सीमिया कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेंगे, तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी अच्छा है और हाइपरटेंसिव के लिए सो वाटर लॉस वो भी अच्छा है। तो इट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंसिव पेशेंट विद ऑस्टियोपोरोसिस। देन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्सियूरिक रीनल स्टोन, जिनमें कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा जा रहा है लीडिंग टू कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन। तो कैल्शियम जब रीअब्जॉर्ब होगा तो कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन नहीं होंगे, तो इसलिए दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैल्सियूरिक रीनल स्टोन्स। फिर इसके बाद इट कैन प्रेसिपिटेट गाउट एज द इंक्रीज यूरिक एसिड एब्जॉर्प्शन। देन डिस्लिपिडीमिया होगा, हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस ड्यू टू H+ आयन लॉस। ये सब बाकी बातें सेम है। जैसे कि डायरेक्ट वेजोडाइलेशन याद रखना है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज होता है वो याद रखना है, और हाइपरकैल्सियूरिक रीनल स्टोन के लिए यूज होता है वो याद रखना है। उसके बाद थायराइड ड्रग्स एग्जाम्पल आर प्योर थायराइड, क्लोरथैलिडोन, इंडापेमाइड ये, एंड मेटोलाजोन। सो दीज आर थायराइड ड्रग्स। इसके बाद डायरेटिक्स एक्टिंग ऑन द कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में होता क्या है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन। कलेक्टिंग डक्ट में एल्डोस्टेरोन आएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, लीडिंग टू एनैक फॉर्मेशन विच इज एपिथेलियल सोडियम चैनल फॉर्मेशन। ये इनैक चैनल्स क्या करेंगे, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे। अब इसमें डायरेटिक्स दो चीज़ों से एक्ट कर सकते हैं, पहला तो ये इनैक चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे, दूसरा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट कर देंगे। तो ये दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो सकती है। सो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दे आर स्पाइरोनोलैक्टोन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड फिनरेनोन। ये स्पाइरोनोलैक्टोन इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। फिर ये इनैक चैनल ब्लॉकर्स, पहला है एमिलोराइड एंड ट्राइएमटेरिन। दिस ड्रग्स कॉज लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर बट आर पुअरली इफेक्टिव डायरेटिक्स। अब इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नॉर्मली ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, और वो क्या करेगा फिर H+ ATPase चैनल एंड ROM के पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन के लिए होती है ROM के चैनल्स, इन दोनों को एक्टिवेट कर देंगे, तो ये H+ आयन लॉस करवाएंगे एंड पोटेशियम आयन भी लॉस करवाएंगे। नॉर्मली ये H+ आयन लॉस करवाएंगे एंड पोटेशियम आयन उनको भी लॉस करवाएंगे। अब हमने ये चैनल ब्लॉक कर दिया है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं होगी, तो ये एक्टिवेट नहीं होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल में या सर्कुलेशन में H+ आयन एंड पोटेशियम आयन इंक्रीज होंगे। तो देर इज इंक्रीज H+ आयन एंड इंक्रीज पोटेशियम आयन इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, उनका रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो लीडिंग टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपरकलीमिया। तो इनकी एक अच्छी बात यह है कि नॉर्मली बाकी डायरेटिक्स में पोटेशियम लॉस हो रहा था और H+ आयन भी लॉस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे H+ आयन इंक्रीज होगा, रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा एंड पोटेशियम का लॉस वो भी नहीं होगा, लेकिन साइड इफेक्ट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपरकलीमिया। सो दिस ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स एंड दे आर गिवन अलॉन्ग विथ अदर डायरेटिक्स टू प्रिवेंट हाइपोकलीमिया। Aldosterone antagonist पहला spironolactone is a prodrug. It is activated into candrinone which blocks the receptor. Spironolactone is a drug of choice in where the aldosterone levels are high, like cirrhotic edema, resistant hypertension, drug resistant edema. तो उसके uses है। फिर it is also used in treatment of patient with history of MI and chronic congestive heart failure also. Side effect इसका यह है कि gynecomastia, impotence, menstrual irregularities. Gynecomastia, impotence due to blockage of androgen receptor, menstrual irregularities due to blockage of progesterone receptor, तो ये उसकी साइड इफेक्ट है, gynecomastia, impotence and menstrual irregularities. Spironolactone can be also used in treatment of PCOS and hirsutism when OCPs fail. ये PCOS and hirsutism के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद है इनैक चैनल्स इनिबिटर। तो पहला है एमिलोराइड इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लीडल सिंड्रोम में ये इनैक चैनल का ओवर एक्सप्रेशन होता है, तो ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो इसलिए इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लीडल सिंड्रोम। फिर लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस, लिथियम जो इट इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू सोडियम, हेंस इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय इनैक, इसलिए लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस की ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो सकता है ये एमिलोराइड। और लास्ट इसकी ट्रीटमेंट है इनहेलेशनल एमिलोराइड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। इनहेलेशनल एमिलोराइड ये क्या करेगा, सिक्रीशंस को लिक्विफाई कर देगा, सो सिस्टिक फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो सकता है। तो ये उसकी तीन यूजेस है, लीडल सिंड्रोम, लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस एंड cystic fibrosis in the form of inhalational amyloid. फिर लास्ट इज ट्राइएमटेरिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इडिमा, लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि इट कॉजेस फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लिवर सिरोसिस। सो दो ड्रग्स देखे हमने, एक तो कार्बनिक एनाइड्रेस इनिबिटर, वो भी लिवर फेलियर लिवर सिरोसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड था, और ये ट्राइएमटेरिन। कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, अगेन हाइपरकलीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर, ये पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स या ड्रग्स डायरेटिक्स एक्टिंग ऑन कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद ऑस्मोटिक डायरेटिक्स,
अब ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स दे कॉज ओनली वाटर लॉस, नो सॉल्यूट लॉस, कि ओनली वाटर लॉस करवाता है ये ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। एग्जांपल इज मैनिटॉल। अगर IV मैनिटॉल देंगे देन इट इज डाययूरेटिक फंक्शन, अगर ओरल मैनिटॉल देंगे देन इट इज लैक्सेटिव फंक्शन। अब ये मैनिटॉल क्या करवाता है? इट एक्सट्रैक्ट्स वाटर फ्रॉम द सेल्स, इट एक्सट्रैक्ट्स वाटर फ्रॉम द सेल्स, सो इट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन सेरिब्रल एडिमा, एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा एंड टू डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। ये सेरिब्रल एडिमा एंड एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा के लिए यूज़ हो सकता है ये IV मैनिटॉल। रीनल मैकेनिज्म इसकी है कि इट इंड्यूसेस सॉल्यूट फ्री वाटर लॉस, सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायूरेटिक ब्रेकिंग, इम्पेंडिंग रीनल फेलियर एंड डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम। ओके, सिर्फ नाम याद रखना है, डायूरेटिक ब्रेकिंग मतलब डायूरेटिक रेजिस्टेंस आ रही हो, बाकी कोई डायूरेटिक रेजिस्टेंस आ रही हो तो इन डायूरेटिक ब्रेकिंग, इम्पेंडिंग रीनल फेलियर एंड डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम। साइड इफेक्ट ड्यू टू सेलुलर मैकेनिज्म इट इज हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकलीमिया। साइड इफेक्ट ड्यू टू रीनल मैकेनिज्म इट इज हाइपरकलीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया, पता नहीं कैसे पर यही है। रीनल मैकेनिज्म में हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपरकलीमिया। अदर साइड इफेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पल्मोनरी एडिमा, पैराडॉक्सिकल पल्मोनरी एडिमा। ये पल्मोनरी कैपिलरीज में से वाटर एक्सट्रैक्ट करेगा तो लंग्स में पानी भर जाएगा, लीडिंग टू पल्मोनरी एडिमा। ये पैराडॉक्सिकल मैकेनिज्म। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मैनिटॉल, अगेन ये पल्मोनरी एडिमा, रीनल फेलियर एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। तो ये मैनिटॉल के बारे में जिस ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। उसके बाद लास्ट इज एंटी डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स मतलब इट इंक्रीजेज यूरिन आउटपुट, एंटी डायूरेटिक्स मतलब इट डिक्रीजेज यूरिन आउटपुट, मतलब ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। अब नॉर्मल एंटी डायूरेटिक हमारी बॉडी में होता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन रिलीज होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ये जाएगा इनटू मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे V2 रिसेप्टर होता है, वहाँ पे वेसोप्रेसिन एक्ट करेगा, साइक्लिक AMP प्रोडक्शन इंक्रीज होगा लीडिंग टू एक्वापोरिन चैनल्स, और ये एक्वापोरिन चैनल सिंथेसिस होगा, वो क्या करवाएगा? वाटर रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर? वेसोप्रेसिन, V2 रिसेप्टर, इंक्रीज साइक्लिक AMP, एक्वापोरिन चैनल सिंथेसिस, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो जब भी हमें वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाना होगा तब हम क्या देंगे? वेसोप्रेसिन एनालॉग्स। सो इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। ये वेसोप्रेसिन एनालॉग विच इज एंटी डायूरेटिक्स यूज्ड इन treatment of central diabetes insipidus. It increases water reabsorption. Example is synthetic vasopressin. अब जो वेसोप्रेसिन होता है उसके दो रिसेप्टर होता है, V1 रिसेप्टर एंड V2 रिसेप्टर। V2 रिसेप्टर होता है किडनी में, जो हमने देखा, विच इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। अब V1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इन द ब्लड वेसल्स विच कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन। कि V1 इन ब्लड वेसल, V2 इन किडनी। किडनी में ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, ब्लड वेसल में वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। सो सिंथेटिक वेसोप्रेसिन सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के लिए यूज़ होता है, साथ में ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट वराइसल ब्लीडिंग, देन नॉरएपिनेफ्रिन रेजिस्टेंस शॉक, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पैरालिटिक इलियस। कि एक्यूट वराइसल ब्लीड वो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये नॉरएपिनेफ्रिन रेजिस्टेंट शॉक। क्लियर? तो ये सिंथेटिक वेसोप्रेसिन के यूजेस। GI साइड इफेक्ट में आएंगे अगेन नोसिया एंड वोमिटिंग। फिर सेकंड इज टर्लीप्रेसिन। टर्लीप्रेसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट वराइसल ब्लीडिंग। कि टर्लीप्रेसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट वराइसल ब्लीडिंग and the drug of choice for prophylaxis of varicose bleeding it is propranolol. ट्रीटमेंट के लिए इट इज़ टर्लीप्रेसिन, प्रोफाइलेक्सिस के लिए इट इज़ प्रोप्रानोल। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इट इज़ एंडोस्कोपिक बेंड लाइगेशन। तो ये टर्लीप्रेसिन के बारे में। फिर डेस्मोप्रेसिन इट इज गिवन सबक्यूटेनियसली फॉर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, गिवन सबक्यूटेनियसली। इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, के रात में बेड में टॉयलेट हो जाता है तो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के लिए यूज़ हो सकता है डेस्मोप्रेसिन सबक्यूटेनियसली। देन ट्रीटमेंट ऑफ वॉल्व-विलिब्रेन डिसीज एंड हीमोफिलिया ए। डेस्मोप्रेसिन क्या करेगा? इट इंक्रीज रिलीज ऑफ वॉन विलिब्रेन फैक्टर एंड फैक्टर 8 बाय एक्टिंग ऑन द एंडोथेलियम। तो ये डेस्मोप्रेसिन के यूज हो गए। साइड इफेक्ट इसका ये है, इट इंक्लूड्स हेडेक ड्यू टू वाटर इंटॉक्सिकेशन। हेडेक ड्यू टू वाटर इंटॉक्सिकेशन। तो ये वेसोप्रेसिन एनालॉग्स थे सारे। उसके बाद वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन, इसमें एंटी डायबिटिक हार्मोन की एक्शन बहुत इंक्रीज हो जाती है। पेरेंटल एग्जाम्पल इज कॉनीवेप्टेन। कॉनीवेप्टेन प्रेफर्ड इन इमरजेंसी ट्रीटमेंट। फिर ओरल एंटागोनिस्ट दे आर मोजावेप्टेन, टोलवाप्टेन यूज्ड इन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फ्री वाटर रिस्ट्रिक्शन। साइड इफेक्ट हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकलीमिया, हेपेटोटॉक्सिसिटी। तो ये एंटी डायबिटिक्स के बारे में, वेसोप्रेसिन एनालॉग्स एंड वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट।